गुड आफ्टरनून। सो हम डायमेंशनिंग डिस्कस कर रहे थे, मशीन ड्राइंग का पार्ट। तो उसमें अगला जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाला दैट इज यूनिट ऑफ डायमेंशंस, यूनिट ऑफ डायमेंशनिंग। ठीक है, तो जो भी डायमेंशनिंग हम कर रहे हैं उसकी यूनिट क्या होगी वो हमें बात करनी है। तो जनरल वे में जनरली mm इज यूज्ड। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि mm जो है वही यूज किया जाता है मिलीमीटर। ये स्टैंडर्ड है, हर जगह ISO स्टैंडर्ड है ये, तो हर जगह यही यूज किया जाता है। ठीक है, mm इज यूज्ड। अगर कोई बहुत मुश्किल वाली बात हो, जैसे जहां पे कि हम mm नहीं यूज कर सकते, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है या गिवन है, तो मे बी रेयरली, बहुत ही रेयरली सेंटीमीटर भी यूज होता है। सेंटीमीटर कैन बी यूज्ड। ठीक है, बट ये बहुत रेयर होता है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली आपको जो याद रखना है वो यूनिट ऑफ डायमेंशनिंग mm में ही सारी डायमेंशनिंग दी जाती है। इसीलिए जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं हम सिर्फ वहां पे न्यूमरल्स लिखते हैं। अल्फाबेट्स जो यूज करते हैं वो तो सिंबल के लिए यूज करते हैं, तो जो न्यूमरल्स लिखते हैं वही डायमेंशन का मैग्नीट्यूड होता है, मेजरमेंट होता है, कितना मापन है उसका, तो वो हमेशा mm में ही देते हैं। इसलिए आपको हर जगह mm लिखने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग में हम कहीं भी mm नहीं लिखते हैं। डायरेक्टली हमने अगर कोई लेंथ दे दी, यहाँ पे ऐसे हमने कोई लेंथ अगर दे दी तो हम सीधे 10 लिख देते हैं बस, और वो अंडरस्टूड है कि वो 10 जो है वो mm में दिया हुआ है। ठीक है, और स्केलिंग तो हम करते ही हैं ड्राइंग में, वो एक अलग पार्ट है चैप्टर का, मशीन ड्राइंग का, जहाँ स्केलिंग सिखाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा। और ये mm जो है ये लेंथ की यूनिट होती है। ठीक है ना, लेंथ मतलब डिस्टेंस कोई अगर नाप रहे हैं, लेंथ और डिस्टेंस अगर कोई भी नाप रहे हैं तो वो हमेशा ड्राइंग में mm में ही दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देते हैं, जैसे कई बार प्रेशर देते हैं। ठीक है ना, प्रेशर भी देते हैं, तो और टॉर्क देते हैं। तो इन सबों की भी जो स्टैंडर्ड SI यूनिट्स होती हैं, ध्यान रखिएगा, जो SI यूनिट्स होती हैं उसी में दिया जाता है। जो स्टैंडर्ड SI यूनिट्स होती हैं उसी में हम इनकी यूनिट्स देते हैं। जैसे न्यूटन, टॉर्क की अगर आप देखें तो न्यूटन मीटर होती है। ठीक है ना, ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, तो जो भी SI यूनिट आपकी स्टैंडर्ड होगी उसी में आप दे देंगे। बट टॉर्क वो ध्यान रखना है कि हमें ड्राइंग mm में बना रहे हैं तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं न्यूटन mm में। तो डिस्टेंस जहां भी आएगा वो mm में, बची हुई सारी यूनिट्स जो है वो SI यूनिट्स में देंगे। ठीक है, उस यूनिट में जो आएगा उसको हम न्यूटन mm में दे देंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, कई बार इसमें और यूनिट में और भी जैसे आप बताते हैं, तो डिस्टेंस तो सारी mm में ही देंगे। एंगल्स अगर हैं, एंगुलर मेजरमेंट अगर आप दे रहे हैं, एंगुलर मेजरमेंट, किसी एंगल का मेजरमेंट अगर बता रहे हैं, तो वो हमेशा नॉर्मल डिग्री में होता है, डिग्रीज में देना है। ठीक है, अब डिग्रीज में देने का तरीका क्या होता है कि आप सिंपल अगर किसी एग्जाम्पल कि आप 120 डिग्री एंगल दे सकते हैं। ठीक है, और एक 120 डिग्री एंगल दे सकते हैं, और अगर एंगल के बाद भी जो और डीप मेजरमेंट होता है तो उसमें जैसे मान लीजिए कहीं आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक, 20 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मिनट और सेकंड में भी डिग्री को दिया जाता है। 30 डिग्री ये घड़ी की तरह, जो घड़ी की 3 सुइयां होती हैं उसके हिसाब से ये यूनिट बनाई जाती है। ये एंगल की ही यूनिट है। ये 30 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है। अब वो कितना ज़्यादा है, 31 नहीं है, इसलिए इसको बीच में दिया गया। तो उसको ये भी एंगल मेजरमेंट, एंगल की यूनिट देने का ही तरीका होता है। ठीक है, नॉर्मली आप में इतना डिटेल में नहीं आएगा, आपको डिग्री में ही देना होगा, बस बताने के लिए बता दिया। ठीक है,
कुछ नोट्स हैं वो ध्यान रखिएगा, कुछ नोट्स हैं ड्राइंग बनाते समय। वैसे समय समय पे बहुत सारे नोट्स हैं, ये सारे नोट्स आपको याद रखने चाहिए जब भी आप बनाएं। तो पहला नोट्स ये है कि ऑलवेज यूज सिंगल सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। ठीक है ना, जब भी आप यूज करें तो सिंगल सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग यूज करें। ऐसा नहीं कि आप आधे डायग्राम में अलाइंड सिस्टम यूज कर रहे हैं और आधे डायग्राम में आप जो क्या कहते हैं दूसरा जो है आपका यूनिडायरेक्शनल सिस्टम यूज कर रहे हैं, वो नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे में आपने यूनिडायरेक्शनल यूज किया, आधे में अलाइड यूज किया। आपको याद आ रहा होगा अलाइड और यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन का मतलब कि आप उसी डायरेक्शन में बीच में ब्रेक करके लाइन को आप लिखते हैं, मतलब ऐसे, है ना। और आपका अलाइड का मतलब सीधे ऊपर लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो ये दो सिस्टम है आपके पास, तो दोनों में से कोई एक यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि किसी एक ही ड्राइंग में, ड्राइंग की बात कर रहे हैं, डायग्राम की नहीं, पूरी ड्राइंग शीट। अगर एक ड्राइंग शीट है तो उस शीट में अगर आपने ये सिस्टम एक जगह यूज कर दिया तो थ्रू आउट द ड्राइंग आप यही सिस्टम यूज करेंगे, ये कहीं भी आप उसमें यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सिस्टम हमेशा एक ही फॉलो करना है। अगर आप ये कर रहे हैं तो यही कीजिए, अगर ये कर रहे हैं तो खाली ये कीजिए, दोनों को मिक्स नहीं करना है कि पता चला कि ऊपर में कहीं आपने ये यूज कर दिया, नीचे के डायग्राम में बाएं साइड में ये यूज कर दिया, दाएं साइड में, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। सेकेंड पॉइंट, 2 डायमेंशनल लाइंस, जो आपकी डायमेंशन लाइंस होती हैं, म्यूचुअल क्रॉसिंग ऑफ डायमेंशन लाइंस इज प्रोहिबिटेड, है ना। जो डायमेंशन लाइंस होती हैं, तो कोई भी दो म्यूचुअल लाइंस, दो नहीं, दो से ज्यादा जितनी भी हैं, म्यूचुअल क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक लेंथ बनाई और जैसे मान लीजिए कि आप ये लेंथ मेजरमेंट दे रहे हैं, ठीक है, और आपने ये दिया, ये इसकी ये वाली लेंथ दी, और आपने यहीं पे इसकी भी दे दी। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो डायमेंशन लाइन कभी एक दूसरे को कट करे, म्यूचुअल क्रॉसिंग नहीं होगी, कट नहीं करना चाहिए, क्रॉसिंग नहीं होगा। तो सिंपली बात यह है कि ये गलत तरीका भी है डायमेंशनिंग देने का, क्योंकि हमेशा डायमेंशन लाइन जो होंगी ना, वो हमेशा दो आपकी एक्सटेंशन लाइन के बीच में बनाना है। तो एक्सटेंशन लाइन तो यहाँ पे दो आपने बनाई ही नहीं थी, तो असली तरीका इसका क्या है कि आप इसको यहाँ से ये एक्सटेंशन लाइन बनाई, ये आपने एक दिया, कभी भी नहीं टकराएगा। आपने यहाँ एक एक्सटेंशन लाइन बनाई और इधर का यहाँ से यहाँ तक का अलग और यहाँ से यहाँ तक का अलग, दो आपने दी। अब कहीं कोई क्रॉसिंग नहीं होगा, कट नहीं करना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए। देखिए कटिंग इसीलिए मैंने वर्ड यूज नहीं किया, क्रॉस। कट आप कहेंगे कि सर ये तो जैसे कभी हम इसको टच करा दें, ये सर ये तो कट कर रहा है, टच कर रहा है, आमने सामने कट करना नहीं, क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्रॉसिंग का मतलब होता है परपेंडिकुलर क्रॉसिंग, एक दूसरे से नहीं होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप मान के चलिए कि आप गलती कर रहे हैं। डायमेंशंस को एक बार चेक कर लीजिए, कोई और तरीका हो तो उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ एक और चीज, डायमेंशन ऑफ hidden lines are prohibited, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि हिडन लाइंस जो होती हैं उसका डायमेंशनिंग हम नहीं करते हैं।
अब ये हिडन लाइंस किसके लिए बनाते हैं, ये आपने जो टाइप ऑफ लाइंस या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दिया होगा। बेसिकली आपको बता दें कि जैसे आप कोई व्यू देख रहे हैं और किसी व्यू में उसके पीछे डाया कम हो रहा है, ठीक है, उसके पीछे चीज़ें कम हो रही हैं, तो जब आप उसका व्यू एक बनाते हैं तो आप उसमें उसके अंदर की भी लाइंस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा। आप जब फ्रंट व्यू बनाएंगे तो, और मान लीजिए यहां पे कोई, इसके अंदर भी तो ये सिलेंडर होगा ना, है ना, हॉलो सिलेंड्रिकल है। तो जब आप इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, फ्रंट व्यू बनाएंगे तो कैसा दिखाई देगा ये। बट आपको अंदर भी एक हिडन लाइन बनानी पड़ेगी, हिडन लाइन, ठीक। ये दिखाएगा कि इसके अंदर इंटरनल डाया भी है, वो सामने से दिख नहीं रहा है, वो हम हिडन लाइन से बनाते हैं कि वो अंदर है। हिडन लाइन यही बताता है कि वो अंदर की तरफ है, हमें दिखाई दे, उसको हिडन लाइन से बनाते हैं। ये तरीका है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्राइंग में आपको पढ़ाया होगा। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी जब हम ये ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें जो हिडन लाइन है उसकी डायमेंशनिंग हम कभी नहीं करते हैं। हिडन लाइन की डायमेंशनिंग मना होती है, नहीं की जाती, बिकॉज कि ये जो हिडन लाइन आपको दिख रहा है, हिडन लाइन आपको दिख रही है, इसकी जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एक टॉप व्यू भी बनेगा, और जब टॉप व्यू इसका बनेगा तो आपको क्या दिखाई देगा टॉप व्यू में टॉप व्यू में आपको क्या दिखाई देगा, देखिए। तो यहां पे आप इसके डाय की डायमेंशनिंग करेंगे ही, है ना, दोनों के डाय की डायमेंशनिंग करेंगे तो आपको ये डिस्टेंस भी पता चल जाएगी। तो इसलिए हिडन लाइन की डायमेंशनिंग नहीं की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो समय समय पे बताए जाएंगे, जैसे जैसे टॉप टाइम आएगा कुछ चीज़ आएगी उसमें अगर नोट है तो बता दिया जाए। इन सारे नोट्स पे ही मार्क्स कटते हैं। ये जो नोट्स है ना, अगर ये गलती आपसे हुई तो वहाँ मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में आपको भी लग रहा है कि भाई हम क्यों करने जाएंगे, जब बता दिया, जल्दबाजी में हम कर देते हैं। ड्राइंग कंप्लीट होते समय एग्जाम के टाइम में जल्दबाजी में हिडन लाइन स्केल रहती है, फटाफट पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, आपको एक्सटेंशन लाइन ही तो ड्रॉ करनी है ना, तो आप फटाफट ड्रॉ करने में उसके पास भी ड्रॉ कर देते हैं। और उसी समय स्केल होता क्या है, तरीका क्या होता है, अलाइन सिस्टम ज़्यादा यूज़ होता है डायमेंशनिंग करने के लिए, अलाइन सिस्टम ज़्यादा यूज़ होता है। उसमें करते क्या है कि जब हम मेनली ड्राफ्टर ही यूज़ करते हैं, तो ड्राफ्टर हम ऐसे ले गए और जिस जगह पे ऐसे बनाना है, हमारे पास डायग्राम है, हमने ऐसे स्केल से ऐसे खींचा, ऐसे ये खींचा, यहाँ स्केल ऐसे रखी हुई है और स्केल में वो मेजरमेंट भी देख ली और यहीं पे हमने लिख दिया ऐसे, हमने उसकी मेजरमेंट देखी और वहीं पर लिख भी दिया, अभी स्केल हटाया नहीं, वहीं देख लिया। तो या हटा के भी जैसे भी करना है, बट ये आसान होता है, इसलिए ज़्यादातर अलाइड सिस्टम ही यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ब्रेक करना, कितनी जगह छोड़ना है कितना नहीं, पता चला आपने जगह पहले छोड़ दी, अब बाद में सब गड़बड़ हो रहा है ना, उतनी जगह में आपका लेटर नहीं आ रहा। तो जैसे कभी कभी लेटर कब नहीं आता है, जैसे आपने माना कि भाई इसका 10 आ रहा है, जब आपने स्केल से मेजर किया तो 10.22 mm आ गया, तो 10.22 वो 4 वर्ड का हो गया, उस गैप में आ ही नहीं रहा। तो ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए अलाइन सिस्टम ही होता है, ठीक है, उसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यूज़ ऑफ एरो हेड्स। एरो हेड्स कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, वो ध्यान में रखना है। सिंपल तो आपका यही है कि जो डायमेंशन लाइन है उसमें, अच्छा ये मैं जल्दी में एरो बना दे रहा हूँ, आप लोग हर जगह प्रैक्टिस कीजिए कि इसको शेडेड वाला ये बनाएं, ये 1:3 का रेशियो जो है उसमें फॉलो करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से यूज़ की जाती है। कोई छोटी जगह है, देखिएगा एरो हेड, ध्यान रखिएगा कैसा डायमेंशनिंग की जाती है। ये देखिए अब ये जगह कम है, अब इसमें 3:1 की रेशियो में अगर हम अपना एरो बनाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत छोटा छोटा एरो अजीब सा लगेगा, उसकी शार्पनेस आने की दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको बाहर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बाहर कर देते हैं और इस पे फिर यहाँ पे एरो बनाते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे एरो बना दिया,
ठीक। अब यहाँ पे आप मेजरमेंट, अच्छा इसमें मेजरमेंट में भी आपकी अगर अंदर जगह है तो आप लिख दीजिए अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अंदर लिख लीजिए। अगर मान लीजिए अंदर जगह कम है, ये बहुत कम जगह है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये है, और भी कई तरीके से एरो हेड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कई बार जैसे मान लीजिए आपने बनाया और वर्टिकल आपने एक्सटेंशन लाइन है आपकी, और आपने ये दिया और आपके पास जगह नहीं हो पा रही है, ठीक है, इसमें जगह नहीं हो पा रही है, तो आप इसको ये भी, चलिए हम कम ही बना देते हैं, इसको थोड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस है, ठीक है। अब आप इसके अंदर लिखना, एरो बनाना बड़ा दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि हम लीडर लाइन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, लीडर लाइन यूज़ करके यहाँ लिख देंगे, ऐसे भी करते हैं, बट दोनों साइड एरो बनाना ज़रूरी है। देखिए एरो बनाना इसलिए ज़रूरी है कि एरो गिव द टर्मिनेशन पॉइंट, एरो डिटेक्ट करता है कि ख़त्म कहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। एरो की शार्पनेस से एग्जैक्टनेस, देखिए होता क्या है कि आप कहेंगे कि सर एरो ना भी बनाए, हमने ये एक्सटेंशन लाइन बनाई हुई है तो एक्सटेंशन लाइन से नाप लेगा, नहीं, एरो हेड्स ज़्यादातर केसेस में तो अंदर की तरफ ही बनाए जाते हैं। तो एक्सटेंशन लाइन की जो चौड़ाई होती है, एक्सटेंशन लाइन की जो चौड़ाई है, उसको हम उस मेजरमेंट में नहीं माना जाता। बात समझ में आ रही है? वो आउटलाइन है तो उसको मेजरमेंट में नहीं लिया जाता। और जब आप एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 0.01 mm भी बहुत मायने रखता है। बात समझ में आ रही है? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और जब हम पेंसिल से जब ये बनाते हैं तो इसीलिए कहा था, मैंने लिखवाया भी था एरो हेड में, कि ये जो एरो इसका हेड बनेगा ना, ये बहुत शार्प होना चाहिए। मार्कर से तो बन ही नहीं सकता शार्प, ठीक है ना, बिल्कुल शार्प पॉइंटेड होना चाहिए। जितना पॉइंटेड बनाएंगे उतना अच्छा माना जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही? और जैसे मान लीजिए कि कई जगह है और बहुत छोटी छोटी जगह है, आपको नहीं मिल रहा है, सब एक्सटेंशन लाइन है और आपको यहाँ जगह नहीं मिल रही है। बात समझ में आ रही? आपको यहाँ जगह नहीं मिल रही है तो आप आउटर में एरो हेड्स बना दीजिए, आउटर में ऐसे एरो हेड्स बना दीजिए। और आप एक अजीब सी एक्सटेंशन लाइन ये भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप ऐसे एक्सटेंशन लाइन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ 10 इसका मेजरमेंट दोनों का बराबर ऐसे लिख सकते हैं। तो कई तरीके एरो हेड यूज़ करने के, बस ध्यान रखना है कि यही सब स्टैंडर्ड तरीके हैं। इसके अलावा जो चीज़ें आप कहीं भी देखें वो सब गलत है। ठीक है, जो जनरल आप जानते हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा ये सब भी है, बस एक बार मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, तो यूज़ ऑफ एरो हेड्स ये था। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं किसी भी चीज़ों में, जैसे कहीं सर्कल है, कहीं रेक्टेंगल है, कहीं कुछ है, तो उनकी मेजरमेंट हम डायमेंशनिंग कैसे करेंगे। तो 1 by 1 हम इसमें देखते जाएंगे। जैसे पहला है आपका डायमेंशनिंग ऑफ एंगल्स, है ना, डायमेंशनिंग ऑफ एंगल्स। एंगल्स को अगर कहीं जैसे कोई एंगल बन रहा है, एंगुलर डिस्टेंस आपको दी हुई है, तो उसको आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको देखना है। ठीक है, तो अगर बहुत छोटा एंगल है, तो देखिएगा अलाउड क्या क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको बेसिकली तो नियम आपका यही है कि आप जो है अलाइन सिस्टम अगर यूज कर रहे हैं, तो जो आपने ये डायमेंशन लाइन बनाई है, डायमेंशन लाइन, एक चीज ध्यान रखिएगा, डायमेंशन लाइन आपकी कर्व भी हो सकती है। एक्सटेंशन लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, डायमेंशन लाइन कर्व हो सकती है। देखिए यहाँ पर डायमेंशन लाइन हमने कर्व बनाई है। अब ये एंगुलर डायमेंशन दे रहे हैं तो बट नेचुरल है कि कर्व ही होगी। तो इसमें ध्यान दीजिए कि इसी के अलाइन, इसके परपेंडिकुलर, तो हमको ऐसे लिखना चाहिए। बट अभी यहाँ तो लिख सकते हैं, बट मान लीजिए कि यहाँ जगह बहुत कम रहती, वो वर्ड्स नहीं आ पाते, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30 डिग्री। उसके साथ कोई इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई मैक्सिमम 30 डिग्री, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए।
तो 30 डिग्री मैक्स। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यहाँ अलाउड होता है एंगुलर मेजरमेंट में, इस तरह से लिखना अलाउड होता है। बट नॉर्मली ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास इतना बड़ा एंगल दिया हुआ है, आपने डायमेंशन लाइन बनाई, एरो बनाए हैं, और आपने यहां पे ऐसे करके लिख दिया 120। नहीं, ध्यान रखिए जब आपके पास जगह है तो आपको अलाइन सिस्टम ही यूज करना है। तो आप ऐसे ही लिखेंगे 120 डिग्री मैक्स, है ना, इसी के साथ ही लिखेंगे। हर जगह उसके उस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए वर्ड्स जो कर्व है। अगर जगह बहुत कम है तब हम ये यूज करते हैं, उसी पर्टिकुलर समय पे ही यूज करते हैं, वरना अलाउड नहीं है। ठीक है। और एक सिस्टम है, इन केस अगर जगह कम है, ये तब के लिए जब इधर भी जगह नहीं है, इधर भी हमारे पास जगह नहीं, कहीं बीच में एंगल दिया गया है। ठीक है। वरना अगर जगह कम है और आपके पास साइड्स में अगर जगह है, जैसे दिखाऊं मैं आपको, यहां जगह बहुत कम है, ठीक है, यहां जगह बहुत कम है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे आपने इसको ऐसे बढ़ाया, यहाँ आपने एरो हेड लगाया इस तरीके से, ये आपकी पूरी डायमेंशन लाइन हो गई। ठीक है। और यहाँ पे आप उसका मेजरमेंट लिख देंगे जितना भी है, ये मान लीजिए कि 10 डिग्री। ठीक। तो ऐसे करके लिख सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है? तो अगर जगह कम है इसके अंदर और बाहर हमें जगह ज़्यादा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसमें भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली हमको लिखना अलाइन सिस्टम में ही है। बहुत रेयर केस में हम ये यूज कर सकते हैं, बट ऐसा ना कीजिएगा कि कहीं पता चले हमने बताया तो आपने कहा कि नहीं ये तो सही है, बुक में भी बताया हुआ है, हम सर ने भी बताया था, यही सब जगह लिखते ठोक दिया। रेयर केसेस में ये अलाउड है। तो नॉर्मली आप ध्यान रखिए कि इसको नहीं यूज करना है, इसको खासकर आप ना ही यूज करें तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है। अब कैसा भी एंगल दिया हो तो आप अलाइन सिस्टम ही यूज कीजिए। जैसे कभी कभी ऐसे एंगल भी दिया है तो आप अलाइन सिस्टम ही यूज कीजिए। 60 डिग्री हो सकता है, उसमें मिनट में भी हो, 60 डिग्री 2 मिनट, 40 सेकेंड्स, ऐसे करके दिया हो, है ना। तो ये एंगल की डायमेंशनिंग इस तरह से की जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डायमेंशनिंग ऑफ डायमीटर्स। डायमेंशनिंग ऑफ डायमीटर्स। ठीक है। डायमीटर्स की डायमेंशनिंग कैसे करेंगे? तो अब देखिए आपके पास डायमेंशनिंग के दो तरीके हैं डायमीटर को मेजर करना, डायमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, और आपको दिया हुआ है, तो एक तो आपके पास सिंपल जो आपका आप एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन का यूज करके, एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन का यूज करके आप लिख देंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, डायमीटर के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है फाई। ठीक है, ये बताएंगे भी हम बाद में, एक बार लिस्टिंग करेंगे इसकी सिंबल्स की। तो डायमीटर के लिए हमेशा एक सिंबल यूज किया जाता है फाई। तो आप जब यहाँ लिखेंगे कि तो आप डायमीटर की लेंथ बता रहे हैं, सिंपल 15 mm लिख देने से नहीं हो जाएगा कि 15 लिख दिया और समझ डायमीटर, नहीं, सर्कल के केस में बताना होता है, जरूरी नहीं है। अगर ड्राइंग में, अगर आप ड्राइंग कोई बनाए हैं और उसमें ड्राइंग से ये भली भांति पूरा क्लियरली पता चल रहा है कि वो एक सर्कुलर सरफेस है जिसका आप डाया बता रहे हैं, तो जरूरी नहीं है आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए 15, तो वो समझ जाएगा कि भाई एक सर्कुलर है, सर्कल है जिसका डाया 15 mm दिया हुआ है। वरना जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो ये कहती है कि आप इसके पहले ये एक सिंबल जरूर बना दीजिए जिससे कंफर्म हो जाए कि ये एक सर्कल ही है। ठीक है। तो बट अगर डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बिल्कुल कोई शक और शुबा नहीं है उसमें कि वो सर्कल है या नहीं है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा, तो आप ये हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सही माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो एक तरीका तो डायमीटर, सर्कुलर डायमीटर को रिप्रेजेंट करने का ये है। एक दूसरा है जैसे कि हम लीडर लाइन यूज करके, क्योंकि ये भी एक कर्व का ही वो होता है, तो लीडर लाइन यूज करके भी आप इसको
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ भी इसको दे सकते हैं 15, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब आप देंगे तो अब भले ही आपके डायग्राम से भी सर्कल क्लियर हो रहा हो, डायग्राम से भी आपको पता है कि सर्कल क्लियर हो रहा है, फिर भी आप यहाँ पे ये सिंबल जरूर लगाएंगे, क्योंकि अब आपको पता नहीं है कि आप दे क्या रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको यहाँ कंफर्म नहीं होता, लीडर लाइन आपने सेंटर से यूज की है, तो आप रेडियस बता रहे हैं कि डायमीटर बता रहे हैं, ये हमको नहीं पता है, ठीक है ना। इसलिए आपको क्लियर करना पड़ता है कि ये डायमीटर बता रहे हैं हम, तो आपको डायमीटर का सिंबल देना होता है, ठीक है। और सेंटर से, और ये ध्यान रखिए कि लीडर लाइन हमने पहले ही बताई थी कि हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ से बना दिया इस तरीके से, यहाँ से ये लीडर लाइन यहाँ से ऐसे कर दिया अब बना दिया, नहीं, कि ये सर्कल है। लीडर लाइन हमेशा रेडियली आउटवर्ड, रेडियस की तरह बाहर निकलती हुई होगी, ठीक है ना। और वो सेंटर को डिनोट भी करेगी, यहाँ एरो भी लगेगा, एरो हेड, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी चलिए अभी तो ये होल नहीं है, जब होल की बात करेंगे तब, तो बेसिकली तो डायमीटर को इन्हीं तरीकों से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कई बार लीडर लाइन कंप्लीट भी हम कर सकते हैं, हाफ में भी लीडर लाइन और कंप्लीट लीडर लाइन भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंप्लीटली भी यूज करते हैं, ये एरो और इसी को आगे बना के हमने कह दिया 15, ठीक। तो ऐसे भी सिंबल हम कर सकते हैं डायमीटर को रिप्रेजेंट, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट मेथड, ठीक। तो ये डिफरेंट हमारे पास तरीके हैं डायमीटर को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। और अगर हमारा सर्कल बहुत बड़ा है, और सफिशिएंट हमारे पास जगह है, तो हम अंदर भी यूज कर सकते हैं अलाइड सिस्टम में, और यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम अंदर भी लिख सकते हैं, और हम आपका यूनिडायरेक्शनल सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, बीच में इसको कट करके अंदर भी लिख सकते हैं, बट यूनिडायरेक्शनल मैंने आपको बताया कि कम ही यूज होता है, ठीक है। तो ये 4 तरीके आपके सामने दिख रहे हैं जिससे कि हम डायमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। डायमीटर हमेशा सर्कुलर सरफेस या स्फेरिकल सरफेस का ही होगा, ध्यान रखिएगा। स्फेरिकल में भी हम नहीं देते, सर्कुलर में ही डायमीटर देते हैं, स्फेरिकल में रेडियस से ही काम चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डायमेंशनिंग ऑफ रेडियाई और आर्क। डायमेंशनिंग ऑफ रेडियाई और आर्क। रेडियस को कैसे हम डिनोट करते हैं? नॉर्मली अगर हमारा सर्कल है तो सर्कल के केस में हम कभी भी रेडियस देना हमारे ठीक नहीं होता है, ठीक है। हम वहाँ डायमीटर ही देते हैं, बिकॉज जो प्रॉब्लम बात क्या होती है कि कहीं पे भी सर्कल बनाने का मतलब होल से ही ज़्यादा होता है, कि ज़्यादा होल ही पंच करना है। तो होल पंच करने में हम डायमीटर इसलिए देते हैं कि वो ड्रिल बिट की साइज को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ड्रिल बिट की साइज भी डायमेट्रिकली ही बताई जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम जब भी सर्कल का कुछ भी स्पेसिफिकेशन देना होता है, रिप्रेजेंटेशन डायमेंशन करना, तो वो हम डायमीटर से ही करते हैं। बट अगर कहीं पे आपका आर्क आता है, कहीं पे अगर आर्क टाइप की चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए कि सरफेस अगर राउंड ऑफ कर दिया गया है, सरफेस अगर राउंड ऑफ कर दिया गया है, देखिए शार्प एज नहीं है, शार्प एज नहीं है, तो क्या होगा? देखिए ये भी एक कर्वेचर है, तो इसका हमें हम सेंटर से एक लाइन खींचते हुए हम ऐसे दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो इसका रेडियस है। तो इस पे ध्यान रखना है कि रेडियस हम बता रहे हैं तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, R15, कि इसका रेडियस जो है वो R15 है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। हाँ, ये कर्वेचर का बता रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आप लीडर लाइन लगाए हैं तो आर न भी लिखेंगे तो चलेगा। बात समझ में? ऐसे ही ये देखिए ये कर्वेचर है तो आप देखिए इसका सेंटर ये, तो आप ऐसे करके ये भी ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है,
सेंटर से होते हुए ऐसे आपने निकाल लिया, इससे भी आपने निकाल लिया। अब क्या ध्यान रखना है, जो कल मैंने बताया था कि ये तीनों जो हैं ये पैरेलल होनी चाहिए। जब भी आप एक से ज़्यादा लीडर लाइन यूज़ करते हैं तो सारी लीडर लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका तरीका है कि ड्राफ्टर में एक ही बार सेट करके सबका डायमेंशन जब देने जाएंगे तो एक ही बार सबका दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसका डायमेंशनिंग ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। लीडर लाइन जब भी यूज़ कर रहे होते हैं, चलिए वो तो अब बात की बात है। और ऐसे आप कर्वेचर, अगर आर्क का देना है, कोई मान लीजिए ऐसे आर्क है, ये आर्क है, ठीक है। तो इसका अगर आपको देना है तो आर्क अगर आप दे रहे हैं, कोई आर्क बना हुआ है ऐसे, ये कोई आर्क है, तो आप एक्सटेंशन लाइन यूज़ कीजिए और इस तरीके से आपकी इच्छा, आप अलाइन सिस्टम यूज़ करें या एरो, बार बार मैं कह रहा हूँ हर जगह इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो ये बता देगा कि इसकी जो एंगुलर डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। वो डायग्राम से पता चल जाएगा, तो ज़रूरी नहीं कि हम आर दें। क्लियर? तो हम ऐसे भी बता रहे हैं, बट अब इसमें आपको देखने वाली बात है कि वो आर्क की लेंथ बता रहा है, ये आर्क की लेंथ है, यहाँ आर्क का रेडियस बताया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये रेडियस नहीं बता रहा, तो यहाँ तो आर होना ही नहीं है, ये आर्क की लेंथ बता रहा है, जो ये आर्क है, ठीक है। रेडियस का इसका अलग से ऐसे कोई दे सकता है, ऐसे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आर्क और रेडियाई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कर्वेचर कैसे भी हो सकते हैं, बहुत सारा टेढ़ा मेढ़ा कर्वेचर हो सकता है, बट हर कर्वेचर का एक सेंटर रेडियस होगा, वो किसी सर्कल का ही पार्ट होगा कर्वेचर। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी कर्व कहीं हम बनाते हैं तो वो किसी सर्कल का ही पार्ट है। मतलब अगर हम चाहें तो इस कर्वेचर को अगर कंप्लीट कर दें तो ये इस तरह का कोई सर्कल होगा जिससे काट के खाली इतना पार्ट लिया गया होगा। जो किनारा हम कर्व कर रहे हैं वो हमेशा किसी सर्कल का पार्ट ही होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये आपका था डायमेंशन ऑफ रेडियाई और आर्क। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। और तो नेक्स्ट आपका जो है वो है डायमेंशनिंग ऑफ चैम्फर्स। डायमेंशनिंग ऑफ चैम्फर। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में आपने अगर पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो, अब पढ़ा होगा तो भी आगे भी पढ़ेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग में आप ये चीज़ें देखते हैं। और चैम्फरिंग कॉर्नर पे, लास्ट एज पे चैम्फर किया जाता है उसको। किसी भी सर्कुलर भी को भी किया जाता है, रेक्टेंगुलर को भी किया जाता है। तो मान लीजिए कि उसको चैम्फरिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसको डायमेंशन, अगर कहीं डायग्राम में चैम्फर है कॉर्नर पे तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो ध्यान में रखना है। ठीक है। तो उसका एक तरीका, आप एक्सटेंशन लाइन ऐसे यूज कीजिए। ठीक है। ये आपने एक्सटेंशन लाइन यूज की, ठीक। और यहाँ पे आपने लिख दिया, इसको लिखा जाता है ट्वाइस लिखा जाता है। ठीक है। 2 × 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री पे दोनों तरफ। इस तरीके से चैम्फर को वो किया जाता है। ठीक है। और एक और तरीका है चैम्फर को रिप्रेजेंट करने का, वो भी बता दें। चैम्फर इसी को कहते हैं जो, जैसे ये पूरा सर्कुलर होता, यहाँ सर्कल पूरा बड़ा सा रेडियस, कोने को हम हल्का सा चैम्फर कर देते हैं, कॉर्नर को हम टेपर कर देते हैं, उसी को चैम्फरिंग कहते हैं। ठीक है। तो उस चैम्फरिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका और भी है। ये एक्सटेंशन लाइन यूज की हमने। ठीक है। एक्सटेंशन लाइन यूज की हमने। और ठीक है। तो ये लेंथ जो है ये 2 है, इसमें क्या बता रहा है, ये 2 mm इसकी लेंथ है, मल्टीप्लाइड 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री का लेंथ
2 mm में 45 डिग्री एंगल पे 2 mm आगे जाना है। तो अब यहाँ पे हम कैसे बताएंगे इसको, एंगुलर फॉर्म में बनाते हैं और ऐसे करके ये देते हैं, ये 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री, और ये भी देते हैं साथ में, इधर दे दीजिए या इधर दे दीजिए, बात वही है। 2 मतलब 2 mm का इसका थिकनेस है चैम्फर का और 30 डिग्री एंगल है। देखिए इसी पे आपने चैम्फर एंगल पे ही एंगुलर मेजरमेंट दे दिया। तो ये डायमेंशनिंग का सिस्टम होता है, चैम्फरिंग, जहाँ चैम्फर किया होता है लास्ट में एंड पे। तो 2 तरीके हैं उसके करने के, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका मतलब समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये डायमेंशनिंग ऑफ चैम्फर्स है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं डायमेंशनिंग ऑफ काउंटर शंक्स। डायमेंशनिंग ऑफ काउंटर शंक्स। काउंटर शंक जो कोनिकल जिनका शेप होता है ऊपर, अगर वैसा कोई डायग्राम है, जैसे मान लीजिए ये, ये मार्कर स्लिप बहुत करते हैं, इसीलिए चौक से पढ़ाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मॉडर्न एरा है ना। ये कॉनिकल सरफेस जिसका होता है, काउंटर शंक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनका तरीका ये होता है कि आप इनको, जो मैक्सिमम इनका वो होता है, इसमें आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने लीडर लाइन यूज़ की और इस तरीके से आपने लिख दिया CSK, काउंटर शंक के लिए शॉर्टकट होता है, जिसमें आप ये बताते हैं कि हम काउंटर शंक की बात कर रहे हैं। और काउंटर शंक में जो आपका एलाइड एंगल होता है, जो एंगल इसमें इन कंबाइंड होगा, जैसे अगर आप इसको आगे बढ़ाएं, जैसे इसको एक्सटेंड करें ऐसे ऐसे, तो ये दोनों क्या एंगल बनाएंगे, ये एंगल यहाँ देना पड़ता है। तो मान लें ये 90 डिग्री है अभी, तो 90 डिग्री, और आपको इसके साथ में इसका डाया भी देना पड़ता है, तो डाया मान लिया 22 है। तो ऐसे आप लीडर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका यही है इसी को रिप्रेजेंट करने का कि आपने ये है, और अच्छा इसमें नीचे वाला भी डाया बताया जाता है एक्सटेंशन लाइन यूज करके, 516 या जो भी नीचे का डाया ऊपर का डाया, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है। और तरीका ये है कि हम इसी को आगे ऐसे एक्सटेंड करते हैं और इस पे एक डायमेंशन लाइन बना के इसका एंगल देते हैं 90 डिग्री, और फिर इसका एक्सटेंशन लाइन करके यहाँ पे हम दे देते हैं आपका डाया 22, ओह सॉरी ये तो 16 वाला है ना, ये वाला दे के यहाँ पे हम दे देते हैं डाया 22, ठीक, और ये वाला जो होता है डाया 16। तो इस तरीके से भी दिया सकता है, आप एंगुलर मेजरमेंट में दे सकते हैं, या CSK लिख के 90 डिग्री, इससे भी पता चल जाएगा। तो 2 मेथड्स हैं काउंटर शंक को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, काउंटर शंक्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, क्लियर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है डायमेंशनिंग ऑफ होल्स। डायमेंशनिंग ऑफ होल्स, है ना। तो डायमेंशनिंग ऑफ होल्स में देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि
इस तरह का कोई पार्ट है जो सर्कुलर, ठीक है, क्लियर। और इसमें यहाँ पे होल्स हैं, ठीक है। ये चारों होल्स जो हैं आपके, कोई रिम है कोई बड़ी सी, उस पे चारों होल्स जो हैं वो बराबर साइज के हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ये डॉटेड लाइन बनाई है, तो ये जो है ये इसका पिच सर्कल है। पिच सर्कल है ये जो हमारा सिलेंड्रिकल कुछ बनाया गया है, हॉलो सिलेंडर, क्योंकि अंदर हॉलो है, तो उसका जो पिच सर्कल है वो यहाँ पे है। और इस पिच सर्कल में 4 होल किए गए, चारों का डाया सेम है। तो आप एक रेडियल लीडर लाइन यूज करके आप, तरीका ये है कि आप इसके ऊपर नीचे लिख दीजिए, ठीक है ना, इसके ऊपर नीचे लीडर लाइन के लिख दीजिए, या आप उसके बाद में लिख दीजिए। तो आप यहाँ लिखते हैं, आप बताते हैं, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ होल्स बताने पड़ते हैं, होल्स कितने हैं, ठीक है। तो 4 होल्स, और फिर उसका डाया बताना पड़ता है कि उसका डाया 15 ऑन PCD, है ना, PCD ऑन 150 PCD, ठीक है। अब देखिए, ये सिंबॉलिक ये रिप्रेजेंटेशन है पूरी चीजें क्लियर कर देने का। अब आपको चारों का अलग अलग नहीं देना है, ठीक है, चारों का अलग अलग आपको डाया नहीं देना है। यहां नहीं बताना कि ये कहां पे है, कितनी जगह पे है। आप एक ही बार आपने क्या किया कि 4 होल्स हैं, 4 होल हमें बनाने हैं, बता दिया आपने। आपका डाया 15 mm होगा ऑन 150 PCD। PCD जो है ये क्या है, पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डाया। तो जो पिच सर्कल बना हुआ है ये बता रहा है कि उसी 150 पिच सर्कल डायमीटर है। पिच सर्कल जो है उसका डायमीटर जो है वो 150 mm है, ठीक है। उस 150 mm पिच सर्कल डायमीटर पे ये 4 होल आपको बनाने हैं सिमेट्रिकली। और ये बात तभी यूज होती है, ध्यान रखिएगा, आप चारों के लिए एक साथ तभी यूज कर सकते हैं व्हेन होल्स आर सिमेट्रिक, ठीक है ना। सिमेट्रिक जब होगा तभी आप ये सिस्टम यूज कर सकते हैं 4 होल्स, वरना सबका अलग अलग देना पड़ेगा। बात समझ में आएगा, सिमेट्रिक नहीं है तो आपको सबको अलग अलग देना पड़ेगा। तो एक तो आपका ये तरीका है होल्स का रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, होल्स अगर आपको बताने हैं। और अगर जैसे ये किसी स्टैंडर्ड पिच सर्कल डाया पे बनाना है, ये गियर व्यर जब मैन्युफैक्चर होता है तो गियर का जो आपका कई बार गियरिंग के अंदर होल्स बनाने पड़ते हैं, बॉल बियरिंग लगानी पड़ती है, या कभी कभी चेन ड्राइव के लिए, या कभी कभी आपका जो वो होता है क्लचेज होते हैं, उनमें भी कई तरह की मशीन्स होती हैं जिनमें इस तरह के होल्स बनाने होते हैं और उसके पिच सर्कल पे ही सब कुछ बनता है। तो वहाँ पे ये स्पेशल स्पेसिफिकेशन है। अगर नॉर्मल होल्स हैं तो उसकी भी आप तरीका है करने का, कहीं भी, जैसे मान लीजिए एक शीट है उस पर आपका एक होल कर दिया, ठीक है। तो अब आपको तो बताया था कि ये फिर एक सर्कल की तरह ही है छोटा, तो आप इसका डायमेंशनिंग आप एक्सटेंशन लाइन करके भी कर सकते हैं, लीडर लाइन से भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ध्यान रखिए कि जो आपका होल्स होते हैं उनका हम लीडर लाइन से ही हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लीडर लाइन से उनका बता दीजिए, जैसे डाया आपने कह दिया कि 10 है, ठीक है। और एक चीज़ और उसमें बताया था, डीप 15, ठीक, या डीप भी मान लीजिए 10 ही है, 15 ज़्यादा मान लो, ठीक है, डीप 10। तो अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये क्या बता रहा है। ये आपको बता रहा है कि जो होल करना है उसका डाया 10 है, और जो उसकी डीपनेस होगी, डेप्थ होगी होल की अंदर, वो भी 10 रखनी है, ठीक है ना। तो ड्रिल बिट कितना अंदर जाएगा, 10 के आसपास, पूरा थ्रू आउट नहीं करना। अगर आपको सिर्फ ये दिया था डीपनेस, अगर डेप्थ नहीं बताई होती है तो उसका मतलब होता है थ्रू आउट, आप आर पार होल कर देते हैं। मतलब जिसकी डेप्थ, अगर मटेरियल की ऑब्जेक्ट की डेप्थ ज़्यादा है तो उसमें आपको डीपनेस ही बतानी पड़ती है कहाँ तक करना है, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो ये है। अच्छा, इसमें एक चीज़ अभी ध्यान रखिए, इसके पहले वाली लीडर लाइन में आपने ध्यान दिया होगा कि हमने लीडर लाइन में यहाँ लिखा था
ऐसे करके। तो लीडर लाइन पर लिखने का भी तरीका, एक नोट याद रख लीजिएगा इसको। ये सिर्फ नोट यहाँ के लिए नहीं है, डायमेंशनिंग ऑफ होल्स के लिए नहीं है। कहीं भी अगर आप लीडर लाइन यूज करते हैं तो या तो आप लीडर लाइन के ऊपर आप कुछ लिखते हैं, डबल लाइन है तो नीचे भी लिख सकते हैं, और या तो तरीका होता है कि लीडर लाइन जहाँ एंड हो रही है वहां से आप लिखना चालू कीजिए। जैसे आपने लिखा कि अभी लिखा था ना आपने 4 होल्स और 4 होल्स डाया 15 ऑन 150 PCD, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि लीडर लाइन ऐसा नहीं करना है कि लीडर लाइन जैसे आपने 2 लाइन लिखना है, सिंगल लाइन है तो कोई बात ही नहीं, स्टार्टिंग में ही होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में होगा, या सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो लीडर लाइन ऐसे लगाई, आपने लिख दिया। अगर मान लीजिए कि 2 लाइन में लिखना है, जैसे ये है, हमने 2 लाइन में लिखा है, तो 2 लाइन में कभी भी ध्यान रखिएगा कि लीडर लाइन हमेशा पहली लाइन, पहला वर्ड जो स्टार्ट होगा वहीं से शुरू होगा। ऐसा नहीं कि आपने लिखा, ऐसे लिखा और लीडर लाइन यहां लगा दी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है, ये नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप लीडर लाइन ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे आप लीडर लाइन ये भी ला सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी लीडर लाइन ले जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि लीडर लाइन हमेशा राइट में जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ भी जब आप लिखेंगे, जब लेफ्ट में आप लिख रहे हैं तो अब यहाँ से उल्टा तो स्टार्ट कर नहीं सकते, उर्दू तो लिख नहीं रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिएगा, 4 होल्स 515, ठीक, ऑन 15 PCD। अब ये जहां खत्म हुआ वहां पे लीडर लाइन आनी चाहिए, जो नीचे सेंटेंस खत्म हुआ। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये लीडर लाइन अब यहां ना लगा दें, ऐसे ना, ये भी गलत है। बीच में कभी नहीं लगेगी, या तो शुरुआत में या तो एंड में, कहीं भी आप लगाइए। और वो शुरुआत एंड इसीलिए है कि लेफ्ट राइट की बात होती है। राइट में जब आप लिखते हैं तो आप स्टार्ट में करते हैं, लेफ्ट में जब आप लिखते हैं तो आप एंड में करते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो लीडर लाइन के साथ ये ध्यान रखिएगा। तो 2 ये तरीके हैं लीडर लाइन लिखने के, और एक तरीका ये है लीडर लाइन का, इसके ऊपर नीचे, 2 लाइन है तो इसके ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भली भांति ध्यान रखिएगा, गलती कभी मत कीजिएगा कि लीडर लाइन आपने लिखा यहां से बीच में लगा दी, यहां से लिख रहे हैं यहां लगा दी, नहीं, या तो स्टार्टिंग में या एंड में लीडर लाइन आएगी। और स्टार्टिंग एंड का कंसेप्ट कैसा है, राइट साइड में जब लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग से, लेफ्ट से लिख रहे हैं तो एंड में। बात समझ में आ रही है। और अगर आप अलाइंड सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर नीचे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये है आपका डायमेंशनिंग ऑफ होल। डीप जो ये वर्ड है ये यूज किया था डीप, डेप्थ को बताने के लिए, ध्यान रखिएगा, ये सफिक्स है, डेप्थ को बताता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। तो ये सब डिफरेंट डायमेंशनिंग तरीके हैं, और भी हमके देखने हैं। इसको ध्यान में रखना पड़ता है जब हम ड्राइंग बनाते हैं कि इनको किस तरीके से हम करते जाएंगे, ठीक है।